नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा सप्ताह आज से शुरू हो रहा है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले हम उपस्थित हैं दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे कार्यक्रम संसद में आज के साथ। हम आपको बताएंगे दोनों सदनों के एजेंडे में कौन से महत्वपूर्ण कामकाज शामिल हैं। ये भी दिखाएंगे कि किन संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स रखी जानी है और प्रश्नकाल के दौरान सांसद कौन कौन से सवाल पूछने वाले हैं। इसके अलावा इस पर भी नजर डालेंगे कि दोनों सदनों में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद हैं हमारे संवाददाता सूरज मोहन झा। हमें लोकसभा से जुड़ा अपडेट देंगे। साथ ही हमारे साथ मोहम्मद फातेह टीपू जो कि हमें राज्यसभा से जुड़ा अपडेट देने वाले हैं। संसद में आज के एजेंडे पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन लोकसभा में 2 अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। साथ ही कई अहम विधेयक पेश और वापस लिए जाने के लिए भी कार्यसूची में शामिल। राज्यसभा में 2 अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 5वां और 3रा संशोधन कार्यसूची में शामिल। दोनों ही सदनों में अहम पत्र सभा पटल पर रख के जाना शामिल। प्रश्नकाल के दौरान दोनों सदनों में विभिन्न मंत्रालयों से पूछे जाएंगे महत्वपूर्ण सवाल। लोकसभा में आज क्या कुछ खास रहने वाला है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। लोकसभा में आज पेश किए जाने वाले विधेयकों की सूची में एक विधेयक वापस लिए जाने के लिए भी सूचीबद्ध है। ये विधेयक है डीएनए प्रौद्योगिकी प्रयोग और लागू होना विनियमन विधेयक 2019। इसके साथ ही लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल हैं। राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक 2023, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 और संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक 2023 को सदन में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही बहुराज्य सहकारी संशोधन विधेयक 2022 संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित और जैव विविधता संशोधन विधेयक 2022 संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल हैं। सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। विभिन्न अहम पत्र सभा पटल पर रखे जाना और नियम 377 के अधीन लोकहित के मुद्दों पर चर्चा होना भी सूचीबद्ध है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2023-24 से जुड़ा वक्तव्य देंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री BL वर्मा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2022-23 से जुड़ा वक्तव्य देंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट के लिए लोकसभा के 6 सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव भी पेश करने वाले हैं। इसके साथ ही लोकसभा में स्थायी समिति से संबंधी अहम प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। सांसद प्रहलाद जोशी कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे और सांसद प्रिंस राज परिवहन पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पेश करने वाले हैं। सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी सूरज मोहन झा का। सूरज, मोटे तौर पर हमने जानकारी दे दी है दर्शकों को कि क्या कुछ आज लोकसभा के भीतर होने वाला है। बात करें शुक्रवार की और आज क्या कुछ होने वाला है उसको तारतम्य में पिरोने की, जोड़ने की, तो क्या कुछ खास? प्रतिबिंब, मानसून सत्र का आज 3रा दिन है और हमने जिस तरह से पिछले सप्ताह मानसून सत्र की शुरुआत हुई और उसके बाद के जो दृश्य देखे हैं वो अभी तक संतोषजनक नहीं कहे जा सकते। सदन की शुरुआत में ही जो लोकसभा में सदन के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मीडिया को संबोधित संसद भवन परिसर में कर रहे थे तो उन्होंने उम्मीद जताई थी कि इस बार मानसून सत्र काफ़ी प्रोडक्टिव रहेगा और सांसदों को अपने सवाल, अपने संसदीय क्षेत्र और राज्य के जनहित के मुद्दों को संसद में उठाने का मौका मिलेगा। सदन में जब भी अवरोध पैदा होता है तो कहीं ना कहीं जो सांसद है, खासतौर से जो पहली बार चुन के आए हुए सांसद होते हैं प्रतिबिंब, या जो सीमांत इलाकों से, ग्रामीण इलाकों से चुनकर आते हैं सांसद, वो कहीं ना कहीं अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं क्योंकि जो 20 से 25 लाख की जो जनता है उनके संसदीय क्षेत्र की, वो अपने लोकसभा या राज्यसभा के सांसद के मार्फत ही अपनी आवाज़ को संसद में उठाना चाहती है, उनकी आवाज़ को करना चाहता है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं 17वीं लोकसभा के 4 साल पूरे हो गए हैं और आखिरी का साल ये चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे में सांसद ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र के
मुद्दों को संसद में उठाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी क्लियर कर दिया था कि इस बार सरकार जो है कोई भी ऐसा मुद्दा जो विपक्ष चाहता है सदन में उठाना, उसकी भी अनुमति दी जाएगी और नियमावली के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा के उस पर चर्चा की जाएगी। सर्वदलीय बैठक सरकार की तरफ से जो बुलाई गई थी उसमें भी इस तरह की बात कही थी और हमने देखा था जब गुरुवार को संसद सत्र की शुरुआत हुई तो दोनों ही सदनों में, लोकसभा में हमने देखा संसदीय कार्य मंत्री ने जब संसद में विपक्ष हंगामा कर रहा था तो उन्होंने खड़े होकर कहा था कि सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। जो भी विषय जो है विपक्ष संसद के समक्ष लाता है, लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से हम उस पर यहाँ के नियमावली के अनुसार चर्चा करवा सकते हैं। मणिपुर के विषय को लेकर काफी बात हो रही थी, उन्होंने कहा मणिपुर के विषय पर भी सरकार चर्चा के लिए तैयार है नियमावली के अनुसार और विस्तृत चर्चा होगी जिसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह खुद सदन के अंदर देंगे। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा 2 दिन सदन नहीं चल पाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सदन में कहा था इस बात को कि चर्चा अगर चाहते हैं तो हम चर्चा को करवा सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने बार बार प्रतिबिंब पिछले सप्ताह दोनों दिन अपील की विपक्ष के सांसदों से कि प्रश्नकाल को चलने दे। प्रश्नकाल का काफी बेसब्री से सांसद इंतजार करते हैं कि कहीं ना कहीं सीधा सीधा जो मंत्रालय से जवाबदेही सरकार की आप तय कर सकते हैं, चाहे आप सत्ता पक्ष के सांसद हो, विपक्ष के सांसद हो, और सांसद पूरी तैयारी के साथ आते हैं। कई लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं, उनके सवाल लिस्ट में आ जाते हैं, कई लोगों के नहीं आते हैं। वो इस उम्मीद में होते हैं कि जिस मंत्रालय से सवाल लगे हुए हैं उस पर अगर सदन चलता है तो अनुपूरक सवाल जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का मौका मिलेगा। तो लोकसभा अध्यक्ष ने बार बार अपील की, लेकिन उसके बावजूद 2 दिन हमने नहीं चलते हुए देखा। लेकिन आज हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि चूंकि अब दूसरे सप्ताह में हम मानसून सत्र के आ गए हैं तो जिस तरह से आज की कार्यसूची है, प्रश्नकाल में काफी महत्वपूर्ण सवाल लगे हुए हैं और बिजनेस अगर हम देखें आज का लोकसभा में तो जो प्रश्नकाल के बाद पेपर लेड है, कई संसदीय समितियों की रिपोर्ट है, उसके बाद विधायी कामकाज आज काफी महत्वपूर्ण है। विधायी कामकाज की आप बात कर रहे हैं तो एक विधेयक है डीएनए प्रौद्योगिकी प्रयोग और लागू होना विनियमन विधेयक 2019, इसको वापस लिया जाना है। किन संदर्भों में इसको वापस लिया जा रहा है? जो डीएनए ये से जुड़ा हुआ ये विधेयक है प्रतिबिंब, ये विधेयक जो है वो लाया गया था लोकसभा में, उसके बाद इसे संसदीय समिति को भेजा गया था। संसदीय समिति ने इसमें कुछ सुझाव सुझाए थे जिस पर विचार अभी करना बाकी है और सरकार ने उन सुझावों को मान लिया है और उस पर वो पुनर्विचार कर रही है और उसके बाद शायद वो कॉन्क्रीट एक उसके समाहित उस विचारों को करने के बाद विधेयक को दोबारा लेकर आएंगे और उस पर विचार होगा, तब उसे यहाँ लोकसभा में या राज्यसभा में लाया जा सकता है। जी जी जी, तो किन संदर्भों में वापस लाया जाता है किसी भी विधेयक को और वापस लेने के पश्चात उसको वापस क्या कुछ बदलाव के साथ, क्या कुछ नए एडिशंस एड ऑन के साथ उसको वापस लाया जाता है, सदन के भीतर पेश किया जाता है? प्रतिबिंब यही संसदीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। देखिए, एक विधेयक जो कि सरकारी विधेयक है जिस पर सरकार पूरी तरह से काम करके लाती है, लॉ कमीशन के सुझाव होते हैं, संबंधित जो भी विभाग से जुड़े होते हैं या जो विशिष्ट लोग विशेषज्ञ लोग होते हैं उनकी सलाह को लेकर एक विधेयक बनाया जाता है। उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी के बाद सदन में उसे लाया जाता है और सदन में जब उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उस समय सत्ता पक्ष के या विपक्ष के जो सांसद होते हैं, अगर जो पक्ष में है वो हाँ कहते हैं, जो विपक्ष में होते हैं तो उनको मौका सदन के पीठासीन अधिकारी के द्वारा दिया जाता है कि अगर वो इंट्रोडक्शन का विरोध करना चाहे, उनके कुछ खास बिंदु होते हैं उसे रख सकें। और उसके बाद अगर फिर भी सरकार को लगता है कि इसका विरोध है या इस पर पुनर्विचार हो सकता है तो उसे उस विभाग से संबंधित संसदीय समिति को भेजा जाता है। संसदीय समिति में चूंकि प्रतिबिंब आप जानते हैं सभी दलों के सांसद होते हैं और वो एक तरह से जो एक भारतीय संसदीय लोकतंत्र का एक जीवंत सकारात्मक उदाहरण है, वहां पर पार्टी लाइन से हटकर सब अपने सुझाव को रखते हैं। ऐसे में वहां पर पूरी तरह से उस पर विस्तृत चर्चा होती है और कोई जो डिसेंट होता है उसके बारे में भी विचार किया जाता है। और ये देखिए कितनी अच्छी खूबसूरत बात है कि जो संसदीय समिति ने उसमें विचार दिया, कुछ लोगों के डिसेंट थे, उसको सरकार ने माना है और सरकार ने इसको पुनर्विचार करने के लिए इस विधेयक को सदन से वापस ले रहे हैं ताकि इस पर दोबारा काम किया जाए। वो दोबारा जो है जो लॉ कमीशन होगा या फिर जो भी उससे प्रभावित लोग होंगे उनसे दोबारा विचार लिए जाएंगे। जिस तरह के सुझाव संसदीय समिति या विपक्ष के दलों द्वारा सुझाए गए हैं उनको समाहित करते हुए दोबारा से जो जितने स्टेक होल्डर उनसे बात की जाएगी और एक समावेशी विधेयक बनाया जाएगा। उसके बाद इसे दोबारा उसी प्रोसीजर के साथ जो है कैबिनेट अप्रूव करेगी और उसके बाद संसद में से लाया जाएगा और पीठासीन अधिकारी की अनुमति से इसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उसके बाद आगे की विधायी प्रक्रिया पूरी होती है। जी जी सूरज, 3 विधेयक तो आज ऐसे हैं
सूचीबद्ध हैं लोकसभा की कार्यसूची में, जो सीधे तौर पर कह सकते हैं चिकित्सा जगत से कहीं ना कहीं संबंध रखते हैं। चाहे उसकी बात कर ली जाए राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक 2023 की, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक 2023 और संविधान, और इसके अतिरिक्त जो है जैव विविधता से जुड़ा हुआ संशोधन विधेयक 2022 भी जो है सूचीबद्ध है। कितने महत्वपूर्ण है ये चिकित्सा जगत से जुड़े हुए तीनों विधेयक? काफी महत्वपूर्ण विधेयक हैं प्रतिबिंब। ये तीनों जो आपने बताए, शुरुआत के जो दो बिल आपने बताए वो आज इंट्रोड्यूस होने के लिए सदन में रखे जाएंगे, यानी आज उसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसके बाद उसे कार्यसूची में शामिल किया जाएगा और उस पर चर्चा किया जाएगा, पारित किया जाएगा। और जो बायोडाइवर्सिटी वाला आपने विधेयक कहा वो आज की कार्यसूची में पारित विचार तथा पारित करने के लिए है। काफी महत्वपूर्ण विधेयक है। आप डेंटिस्ट जो से जुड़ा हुआ जो विधेयक है वो आप देखिए, हमारे देश में आप एक कही जाती है कि जो हमारे शरीर की जितनी बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं दांत से ही जुड़ी होती है, और इसमें इसको लेकर जागरूकता का बहुत अभाव होता है लोगों के बीच में। तो किस तरह से डेंटिस्ट या दंत जो चिकित्सा है उसकी जो शिक्षा प्रणाली है उसे और आधुनिक किया जाए और देश के 140 करोड़ लोगों तक इसके बीच में जागरूकता हो, उससे संबंधित ये काफी महत्वपूर्ण विधेयक है। और अगर ये विधेयक आप सोचिए, अगर ये पारित होते हैं और विस्तृत चर्चा के साथ पारित होते हैं तो कहीं ना कहीं देश में जो है पूरी चिकित्सा व्यवस्था में सुधार हो सकता है। सुधार हो सकता है। आप बने रहें हमारे साथ लगातार। राज्यसभा में क्या कुछ घटित होने वाला है, राज्यसभा की आज की कार्यसूची में कौन कौन से कार्य सूचीबद्ध हैं, वो भी देख लेते हैं एक बार। राज्यसभा में आज दो विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। ये विधेयक हैं संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 और संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 3रा संशोधन विधेयक 2022। राज्यसभा में आज साकेत गोखले सांसद के रूप में शपथ लेंगे। साथ ही सदन में प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे। साथ ही सदन पटल पर अहम पत्र रखे जाना भी कार्यसूची में शामिल है। राज्यसभा की कार्यसूची में कई अहम प्रतिवेदन भी पेश किए जाना सूचीबद्ध है। सांसद परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सदन में पेश किए जाएंगे। पता टीपू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दूसरे सप्ताह का पहला दिन टीपू कितना महत्वपूर्ण? देखिए प्रतिबिंब, जिस तरीके से हमारे सहयोगी सूरज ने बताया कि संसद का जो मानसून सत्र है उसका प्रोडक्टिव होने का इशारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले ही दिन कर दिया था कि जिस तरीके से 30 से ज़्यादा विधेयक इस पूरे सत्र के एजेंडे में लगे हुए हैं, कि 30 से ज़्यादा महत्वपूर्ण विधेयक जो देश हित में है, जनहित में है, इनको पारित कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। उसकी जो मंशा है, सरकार की मंशा है, उसका इशारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाहिर कर दिया था। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जो शुरुआती 2 दिन रहे वो बहुत अच्छे नहीं रहे। लेकिन जहाँ तक मैं आज की चर्चा करूँगा प्रतिबिंब, उसमें जो राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो साकेत गोखले जो टीएमसी से चुन करके देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में आए हैं, उनके संविधान के शपथ से शुरू होगी। उसके बाद में आवास और शहरी विकास जो मंत्रालय है उससे जुड़ा पत्र रखा जाएगा। फिर रक्षा मंत्रालय से जुड़ा जो पत्र है वो सदन के पटल पर रखा जाएगा। वहीं पे जो हमारी प्राचीन धरोहर है प्रतिबिंब, उसको लेकर के जो 348वीं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है वो भी पेश की जाएगी। किस तरीके से जो हमारी देश की प्राचीन धरोहर है उसको जो थेफ्ट हेरिटेज थेफ्ट होता है उसको लेकर के और जो टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। वहीं पर जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी को भी लेकर के सरकार कितनी संजीदा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बहुत काम हुआ है प्रतिबिंब, सरकार लगातार पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल फैला रही है। वहीं खासकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय का जिक्र मैं करना चाहूँगा। जिस तरीके से सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में उड़े देश का आम आदमी और उड़ान जो योजना है उसको लेकर के प्रतिबिंब सरकार पूरी तरीके से कार्य कर रही है, तो उससे जुड़ा ये जो रिपोर्ट है वो भी सदन के पटल पर रखी जाएगी। वहीं पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप देखिए कि अब जो अनुसूचित जनजाति से जुड़ा एक विधेयक है वो भी आज कार्यसूची में लिस्टेड है। तो फिलहाल आज उम्मीद की जा रही है प्रतिबिंब की राज्यसभा में कार्रवाई एक उत्पादकता की ओर बढ़ेगी और देश की संसद का जो तीसरा दिन है खासकर राज्यसभा में वो बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जी प्रतिबिंब। जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहें टीपू, और अधिक जानकारी के लिए वापस आपके पास आएंगे। हम बता दें शुक्रवार को सदन के भीतर लोकसभा की बात करें तो शोर शराबा विपक्ष का जारी रहा। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने
विपक्षी सदस्यों के अवरोध को शांत करने की कोशिश भी की, लेकिन विपक्षी सांसदों ने उनकी बातों को अनसुना कर अपना विरोध लगातार जारी रखा। माननीय सदस्यगण, मैंने स्थगन पर कोई व्यवस्था दी है क्या? प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते। माननीय सदस्यगण, सभी माननीय सांसद चाहते हैं सदन चले। क्या नारेबाजी से समस्याओं का समाधान होगा? क्या समाधान होगा? चर्चा संवाद से, चर्चा होगा बातचीत से। ये तरीका उचित नहीं है। सूरज मोहन झा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, हम देख रहे थे किस तरीके से शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने माननीय सांसदों से कहा कि शोर शराबा ना करें और किसी भी विषय पर चर्चा के लिए सदन तैयार है। क्या शुक्रवार से आज जब सप्ताह का पहला दिन है, दूसरे सप्ताह का, कुछ बातचीत हुई है? किसी सर्वदलीय बैठक या फिर विपक्ष के माननीय सांसदों के साथ कुछ विचार विमर्श हुआ है? कुछ जानकारी उपलब्ध है? बिल्कुल प्रतिबिंब सरकार द्वारा पूरा प्रयास इस पे किया जा रहा है। हमने देखा था पिछले 2 दिन में, जो हम लोग देख रहे थे सदन के अंदर भी सरकार द्वारा पूरा, चाहे संसदीय कार्य मंत्री हो या सदन में उपनेता राजनाथ सिंह हो, उनके द्वारा बार बार ये प्रयास किया जा रहा था, विपक्षी सांसदों को साधा जा रहा है। खासतौर से जो फ्लोर लीडर हैं विपक्ष के, उनसे बात करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री भी पहले दिन जब प्रतिबिंब सदन के अंदर आए थे और सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री अपनी जो उनका आसन है उससे उठकर बाकायदा उन्होंने तमाम जो है फ्लोर लीडर से मुलाकात की है सदन की शुरुआत से पहले। ये बहुत ही एक अच्छे गेस्चर में मुलाकात हुई थी। हमने देखा था लगभग सभी आगे के जो अग्रिम पंक्ति में नेता बैठते हैं, सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर, उनसे उन्होंने जाके मुलाकात की थी। खासतौर से जो कांग्रेस के संसदीय लोकसभा में नेता हैं अधीर रंजन चौधरी या फिर सोनिया गांधी जो उनके वरिष्ठ सांसद हैं कांग्रेस के, उनसे भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की थी। तो सरकार द्वारा ये पूरा प्रयास किया जा रहा है कि संवाद के सारे रास्ते खोले हों ताकि संसद में जो है वो निर्बाध तरीके से कामकाज हो, जो विधायी कामकाज है वो भी हो, प्रश्नकाल सुचारू रूप से चले, शून्यकाल में सांसद जनहित के मुद्दे उठाएं। उसके अलावा जितने भी मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष चाहता है कि चर्चा हो, उसको भी संसदीय नियमावली के अनुसार, चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, चर्चा के लिए सरकार तैयार है। लोकसभा अध्यक्ष ने, हमने देखा था गुरुवार और शुक्रवार दोनों दिन ही विपक्ष के सांसदों से आग्रह किया था कि सदन को चलने दिया जाए, चाहे वो प्रश्नकाल हो, शून्यकाल हो। उसके बाद जो है तमाम जो चर्चा के जो मार्ग हैं वो खुले हुए हैं। आप नोटिस दें, उस नोटिस के तहत जो भी नियमावली के अनुसार मान्य होगा उसको माना जाएगा और एक अच्छी चर्चा सदन के अंदर कराई जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री ने दोनों दिन, हमने देखा था प्रहलाद जोशी खड़े होकर उन्होंने कहा कि विपक्ष अगर चर्चा चाहता है, खासतौर से उन्होंने मणिपुर विषय की बात की जिसको लेकर विपक्ष सबसे ज्यादा हंगामा कर रहा था। तो उन्होंने कहा अगर मणिपुर भी पर ही विपक्ष चर्चा चाहता है तो सरकार उसके लिए भी तैयार है और लोकसभा अध्यक्ष से बात करके नोटिस दे दिए जाए। उसके बाद सरकार उस पर एक विस्तृत चर्चा करेगी और गृह मंत्री खुद आकर सदन के अंदर इस चर्चा को सुनेंगे और उसके बाद जब एक विस्तृत चर्चा होने के बाद वो एक एक बिंदु का जवाब सदन के अंदर देंगे। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि गतिरोध का जो मार्ग है वो टूट नहीं रहा है लोकसभा के अंदर। और सूरज, कहीं ना कहीं ये गतिरोध शोर शराबे की वजह से राज्यसभा में भी लगातार बना रहा। सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में कहा कि ये उच्च सदन है, पूरा देश कार्रवाई को देखता है, इसलिए सदस्यों का आचरण दूसरों के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए। Give time to everyone in accordance with rules. This house is the upper house. This house is the house of elders. Our conduct is being watched by more than 1.3 billion people. We have to exemplify our conduct so that we can be appreciated. टीपू, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। टीपू, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से राज्यसभा के भीतर राज्य सभापति ने आग्रह किया कि सदन की कार्रवाई पूरा देश देखता है और सदन की कार्रवाई के दौरान सांसदों का आचरण ऐसा होना चाहिए कि एक नज़ीर, एक उदाहरण पेश हो। और माना यह भी जा रहा था कि एक नियम विशेष के तहत सदन के भीतर चर्चा शुरू भी होगी। उस चर्चा का क्या हुआ?
जी प्रतिबिंब देखिए, जिस तरीके से सदन में अवरोध हो रहा है उसको लेकर के राज्यसभा के सभापति का पूरा प्रयास है कि जितनी भी नियमावली है उसके तहत वो चर्चा करने को तैयार हैं और पूरी तरीके से जो सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं उसको लेकर के राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी उसको लेकर के प्रयासरत हैं कि जितने भी विपक्ष जो भी मुद्दे संसद के समक्ष ला सकता है या ला रहा है उसको लेकर के सरकार और देश की जो संसद है वो तैयार है। तो कहीं कोई कोर कसर नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है कि यहाँ पर किसी तरह की ऐसी चीज़ हो कि जो सरकार जिसको लेकर के पसोपेश में हो। यहाँ पर हर तरह से सरकार की जो मंशा है वो बिल्कुल साफ है कि उसको लेकर के प्रतिबिंब जो है वो चर्चा कराने को बिल्कुल तैयार नजर आ रही है। जी और हम बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें तो सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी विपक्षी सदस्यों से आग्रह किया कि मणिपुर का मसला काफी संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि सरकार मणिपुर पर चर्चा चाहती है लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं चाह रहा। मणिपुर की घटना निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर है और इसकी गंभीरता को समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही इस बात को कहा है मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उससे पूरा का पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है और यहाँ तक कि मणिपुर की घटनाओं को लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है और हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा हो। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में स्वयं भी इस बात को कहा है और आज मैं फिर से सदन में दोहराना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि अनावश्यक यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि किसी भी सूरत में मणिपुर की घटना पर चर्चा न हो पाए। मैं स्पष्ट रूप से यह आरोप लगाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि सचमुच या प्रतिपक्ष मणिपुर की घटना को लेकर जितना गंभीर होना चाहिए वो गंभीर नहीं है और अध्यक्ष महोदय मणिपुर की घटना को गंभीरतापूर्वक लेते हुए उस पर चर्चा होनी चाहिए। फिर से मैं अपनी इस बात को दोहराना चाहता हूं और मणिपुर की घटना को प्रतिपक्ष भी गंभीरतापूर्वक ले। शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते कामकाज बाधित रहा। ऐसे में हमारे संवाददाता सूरज मोहन झा ने केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद येसो नायक से बातचीत की। सत्र की शुरुआत हो गई है, आज दूसरा दिन था और हमने देखा कि विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा में कामकाज नहीं हो सका। इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपद येसो नायक जी हैं। सर ये बताइए, जिस तरह से हम सदन के अंदर गतिरोध देख रहे हैं और सदन चल नहीं पा रहा, संसदीय कार्य मंत्री और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्ष सदन को चलने दे, आप क्या कहेंगे? मैंने पहली बार देखा है कि अपोजिशन इतना कंफ्यूज है, वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या कहते हैं उनको ही पता नहीं है। सरकार तो तैयार है, जो मीटिंग में भी जो सर्वदलीय बैठक जो हुई थी उसमें सभी ने कहा था कि सरकार सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। और आज भी पार्लियामेंट्री मिनिस्टर में प्रहलाद जोशी जी ने कहा, हमारे रक्षा मंत्री जी ने खुद स्टेटमेंट दिया कि सरकार कभी भी इस पर मणिपुर हो या बाकी जब कुछ सभी विषयों पर, कोई ऐसी एक विषय नहीं, सभी विषयों पर चर्चा है। तो आप सभागृह में इस तरह का क्यों करते हैं? तो ये एक मुंह में बोलते हैं चर्चा चाहिए और दूसरी जगह चर्चा करने नहीं देते। ये कन्फ्यूजन ओपोजिशन में है, ये बहुत दुख की बात है। इस तरह से संसद नहीं चलती, इस तरह से ये नहीं चलती है, तो मेरे ख्याल से ओपोजिशन ने इसका विचार करना है। लोकसभा अध्यक्ष ने भी विपक्ष से बार बार आग्रह किया कि प्रश्नकाल को चलने दें, क्योंकि प्रश्नकाल के माध्यम से आप सांसदों से सीधा सवाल पूछ सकते हैं। उनके भी आग्रह को विपक्ष ने ठुकरा दिया। ये एक तो ना, मैंने पहले जो वर्ड कंफ्यूज बोला ना, इतना कंफ्यूजन मैंने ओपोजिशन में कभी नहीं देखा था। धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपद येसो नायक थे, जो बता रहे थे कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है लेकिन विपक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं हो रहा है और सदन में अवरोध की वजह से सदन में कामकाज नहीं चल पा रहा है। जी हाँ, श्रीपद नायक जी से बात करते हुए हमारे सहयोगी सूरज मोहन झा ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर से बीएसपी सांसद मलूक नागर के साथ भी संसद के मानसून सत्र पर बात की। सत्र में लगातार दूसरे दिन हम देख रहे हैं कि विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन नहीं चल पा रहा है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के बिजनौर से सांसद मलूक नागर जी मौजूद हैं। मलूक जी, सदन नहीं चल रहा, सांसद अपने जनहित के मुद्दे सदन में नहीं उठा पा रहे।
देखिए, देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि जो नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो घटना घटी और उसमें एक अच्छी बात हुई, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जाकर के कार्रवाई का आश्वासन दिया और सरकार ने ये माना कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन ये भी दुर्भाग्य की बात है कि सदन में चर्चा ना हो, इससे जो 20 लाख के करीब लोग हर एमपी को चुन के भेजते हैं, अपनी ताकत दे के भेजते हैं, जाओ हमारे बिहाफ पे हमने सख्ती दी, पार्लियामेंट में बोलो, तो उनके भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है, हमारे भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है अगर पार्लियामेंट में इस बारे में हम चर्चा नहीं कर पाते। और अगर सदन नहीं चल रहा है तो सीधी सीधी बात है कि जो अन्याय नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो हो रहा है वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं तो जाकर के सदन में चर्चा होनी चाहिए, सदन चलना चाहिए, जिससे पूरे देश में एक मैसेज जाए, पूरे संसार में एक मैसेज जाए कि इंडिया की पार्लियामेंट में इस पे सांसद चर्चा कर रहे हैं और सख्त कार्रवाई हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी सब ने कहा है कि सदन में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष चर्चा नहीं होने दे रहा। इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये बात तो सही है और मैंने माना भी है, लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी बैठती है कि बिजनेस मीटिंग में सुबह एक तालमेल ऐसा बैठाएं, एक सहमति ऐसी बैठाएं जिस पे सदन में चर्चा हो। तो जिम्मेदारी सरकार की भी है और जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। और विपक्ष अगर आकर के अड़े, हम भी विपक्ष में, हम भी विरोध करते हैं, हम भी अपनी बातों को रखते हैं और हम भी चाहते थे चर्चा हो, पर सरकार जब तैयार है चर्चा को तो फिर चर्चा करनी चाहिए। और जहां सरकार की खामियां हैं वहां बारीकी से एक एक बात को सदन में रखना चाहिए, जिससे देश के सामने एक मैसेज जाए या उन पर कार्रवाई हो। जो शर्मसार करने वाली एक वीडियो वायरल हुई है परसों, जिस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। तो बहुजन समाज पार्टी के सांसद थे, वो कह रहे थे सदन में चर्चा हो ताकि उत्तर पूर्व के इस संवेदनशील मुद्दे को सदन में उठाया जा सके। सूरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सूरज ने माननीय सांसदों से बातचीत की इस पूरे विषय को जानने के लिए। सूरज, जो बात राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को सदन के भीतर कही कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं, लगता है विपक्ष ही गंभीर नहीं है चर्चा के लिए, वही कमोबेश बात मलूक नागर आपसे बातचीत के दौरान कहते हुए नजर आ रहे हैं। जी प्रतिबिंब, जिस तरह की बात सदन में उपनेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले और तमाम जो है संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं, लगभग अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे सांसदों से तो वो ये सब बातें बोलते हैं। कुछ विपक्ष के सांसदों से हमारी बात हुई थी तो उनका ये मानना था कि वो ऑन रिकॉर्ड तो नहीं बोल रहे थे, लेकिन उनका मानना था कि चूंकि अब काफ़ी जो आम चुनाव के नज़दीक हम जा रहे हैं, इस आखिरी साल में संसद चले और चूंकि लोकसभा के सांसद जो है वो जनता से चुनकर आते हैं, ऐसे में जनता चाहती है संसदीय सत्र के दौरान उनके क्षेत्र की आवाज़ संसद में बुलंद हो, उनके जो मुद्दे हैं वो संसद में उठाए जाएँ। और अगर वो नहीं उठाए जाते तो कहीं ना कहीं वो उस सांसद को दोषी करार देते। तो ऐसे में कह रहे हैं कि हम अपनी परफॉर्मेंस को लेकर जनता के बीच में कैसे जाएँ। दलगत राजनीति अलग है, लेकिन एक सांसद को चूंकि खुद अपने संसदीय क्षेत्र से चुन के आना है तो ऐसे में वो चाहते हैं कि प्रश्नकाल शून्यकाल चले और नियमावली के अनुसार चर्चा हो। भाई, जिस मुद्दे पे चर्चा आप चाहते हैं सदन के अंदर, वो अगर संसद चलेगा तभी आप उसकी चर्चा कर पाएंगे, और अगर चर्चा होगी उसकी तभी तो जो चाहे वो पीड़ित पक्ष हो चाहे देश की अन्य जनता हो वो उसको सुनेगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है प्रतिबिंब। और इस अवरोध की वजह से काफ़ी ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो चर्चा में रह जाते हैं। आप देखें, विपक्ष महिलाओं की बातें करता है, जनजातीय समूह की बातें करता है, जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन की बातें करता है। आज के ही प्रश्नकाल को अगर मैं ले लूँ लोकसभा में, तो पहला सवाल जो है वो पर्यावरण की मंजूरी को लेकर है, जो पेंडिंग प्रोजेक्ट है उससे देश का आर्थिक विकास जुड़ा हुआ है। अगर हम एक सवाल देखें तो जनजातीय जो समूह है उसकी संस्कृति, उसके समूह की रक्षा को लेकर है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। हम देखते हैं आदिवासी समूह की बात, वनवासी लोगों की बातें विपक्ष भी उठा रहा है, लेकिन जब प्रश्नकाल में उसको लेकर एक प्रश्न जुड़ा हुआ है जिसके मार्फत मूल प्रश्न के अलावा जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का मौका लोकसभा अध्यक्ष तमाम दलों को देंगे अगर वो पूछना चाहते हैं, तो ऐसे में वो इस महत्वपूर्ण सवाल को पूछने से रह जाते हैं। एक काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल पब्लिक सेक्टर बैंक की परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ है। आप जो सार्वजनिक उपक्रम के बैंक हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, योजनाओं का किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है, आम जनता की पहुंच बैंकों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, इसको लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अगर विपक्ष के सांसद प्रश्नकाल चलेगा तो इस पर सप्लीमेंट्री मूल प्रश्न पूछ सकते हैं। इसी सवाल
सवाल में जुड़ा हुआ है जो भारत सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड योजना हो, प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम को लेकर हो, स्टैंड अप स्कीम को लेकर हो, उसका क्रियान्वयन किस तरह से कर रहा है, बैंकों की परफॉर्मेंस पीएसबी की किस तरह से है, उसको लेकर काफी महत्वपूर्ण सवाल है। अगर सदन चलता है तो इस पर चर्चा हो सकती है। इसी के साथ में स्किल जो मंत्रालय है, कौशल मंत्रालय से सवाल जो है वो शॉर्ट टर्म जो ट्रेनिंग्स हैं महिलाओं के लिए, उनको उद्यमी बनाने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, वो काफी महत्वपूर्ण सवाल लगा हुआ है। अगर प्रश्नकाल चलता है, सदन चलता है, तो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी होगी। साथ में जिन बिंदुओं को छूना चाहते हैं प्रश्नकाल के माध्यम से उसे सरकार से सीधा सीधा पूछ भी सकते हैं, लेकिन अवरोध में ये सारे मौके कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के सांसद हो चाहे विपक्ष के सांसद हो, वो चूक जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है सूरज, एक सहमति बनी हुई है, वो कागज पर तो नहीं है लेकिन आम सहमति बनी हुई है सत्ता पक्ष और विपक्ष के भीतर कि प्रश्नकाल बाधित नहीं किया जाएगा। लेकिन देखा जा रहा है लगातार प्रश्नकाल बाधित हो रहा है और प्रश्नकाल में बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, ऐसे विषय होते हैं जिन पर सदन के भीतर विपक्ष से जुड़े हुए माननीय सांसद चर्चा चाहते हैं, तो वो प्रश्नकाल में प्रश्नों के माध्यम से और शून्यकाल में मुद्दों के माध्यम से सामने आ भी जाते हैं। इसलिए बहुत विशेष हो जाता है प्रश्नकाल और शून्यकाल। क्या ये बात सही है? बिल्कुल प्रतिबिंब, हमने ये बार बार देखा भी है, जब भी सदन के अंदर अवरोध होता है या विपक्ष हंगामा करते हुए वैल में आता है तो लोकसभा अध्यक्ष बार बार बोलते हैं कि जब भी बीएससी की बैठक हो या सर्वदलीय बैठक हो तो बात होती है, तो एक आम सहमति बनी हुई है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कि प्रश्नकाल को बाधित ना किया जाए, प्रश्नकाल को सुचारू रूप से चलने दिया जाए, क्योंकि प्रश्नकाल एक ऐसा मंच होता है प्रतिबिंब जहां पर आप सीधा सीधा सरकार के मंत्रालय मंत्री को आप जवाबदेह बना सकते हैं। जो मूल प्रश्न लॉटरी में जिसका लगता है वो तो लगता ही है, उसके अलावा अगर प्रश्नकाल चलता है तो लोकसभा अध्यक्ष को द्वारा जो सप्लीमेंट्री सवाल पूछने का मौका मिलता है, आप उस उत्तर के आधार पर फॉलो अप क्वेश्चन को पूछकर सरकार को भी घेर सकते हैं, उसके बारे में अपनी जो क्लैरिफिकेशन है वो आप पूरी तरह से ले सकते हैं। तो एक ऐसा मौका सदन में जब भी अवरोध पैदा होता है तो गवा देते हैं, और ये सहमति बाहर बनी हुई है, लेकिन सदन के अंदर आने के बाद दलगत राजनीति इतनी ऊपर हो जाती है कि हम देखते हैं प्रश्नकाल बार बार बाधित हो रहा है। प्रधानमंत्री ने भी एक बार हमने देखा था सदन की शुरुआत से पहले बोला था कि प्रश्नकाल अगर चलता है, आप जो भी सवाल सरकार से पूछना चाहते हैं वो नियमावली के अनुसार तो पूछेंगे ही। प्रश्नकाल वो ऐसा मंच होता है जिसमें सीधा सीधा जो है सरकार को आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं सदन में नहीं प्रश्नकाल चल रहा। शून्यकाल के माध्यम से आप जनहित के उस दिन के मुद्दों को उठा सकते हैं, संसदीय क्षेत्र की हो, राज्य की हो, या और भी मुद्दे जो है आप उठा सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं शून्यकाल भी बाधित हो रहा है। यही वो शून्यकाल है जिसे हमने देखा है कई बार सांसद चलाने के लिए देर मध्य रात्रि तक लोकसभा में बैठे हैं और 4-5 घंटे तक शून्यकाल चला है। इसी 17वीं लोकसभा में ये हमने रिकॉर्ड बनते हुए देखा जब 4.5 घंटे से ज्यादा शून्यकाल में सांसदों ने जनहित के मुद्दे को उठाया है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि एक अलग ही तस्वीर नजर आ रही है, सदन में अवरोध है और लोकसभा अध्यक्ष का यही प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा अवसर दिया जाए माननीय सांसदों को कि वो अपने क्षेत्र से, अपनी जनता से जुड़े हुए मूल सवाल पूछ सकें। बात करें विधेयकों की, तो लोकसभा में आज विचार और पारित किए जाने वाले विधेयकों में महत्वपूर्ण है। पहला विधेयक है बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022, संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित। विधेयक को सदन में चर्चा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पेश करेंगे। विधेयक के माध्यम से बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 में संशोधन किया जाना है। साथ ही सदन में जैव विविधता संशोधन विधेयक 2022 संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित विधेयक पर भी विचार किया जाना है। विधेयक को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव पेश करेंगे। विधेयक के माध्यम से जैव विविधता अधिनियम 2002 में संशोधन किए जाने हैं। सूरज, दो महत्वपूर्ण विधेयकों का जिक्र हमने किया है, शुरुआत में आपने जानकारी दे दी है, लेकिन अगर बात करें बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 की, जो कि संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित है, यथा प्रतिवेदित माना जाए कि जैसा इसको पहले पेश किया गया था वैसा ही फिर से पेश किए जाने वाला है, क्या है पूरी जानकारी?
बिल्कुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण विधेयक है। प्रतिबिंब जो सहकारिता से जुड़ा हुआ है, 2002 का जो अधिनियम था उसमें संशोधन ला रही है। और जब से ये सरकार बनी है, खासतौर से मैं मोदी सरकार बोलना चाहूँगा, हमने देखा है प्रधानमंत्री मोदी का सहकारिता की तरफ खास ध्यान था। और इस बार हमने देखा 17वीं लोकसभा में जब सरकार का गठन हुआ था 2019 में, तो सहकारिता का मंत्रालय विशेष तौर पर बनाया गया, अलग मंत्रालय बनाया गया। इसको काफ़ी गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि सीधा सीधा अगर हम देखें, ग्रामीण विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है उसकी मजबूती प्रदान करता है ये सहकारिता विभाग। और पहले भी हम आज़ादी से पहले का अगर अपने भारतीय संस्कृति के लिहाज से देखें तो हमारे यहाँ सहकारिता का पुराना इतिहास रहा है। ग्राम में जो हमारे लोग थे वो अपनी समितियाँ बनाकर इस तरह की का काम को करते थे। आज़ादी के बाद हमने देखा इसे विधिवत तौर पर एक कानूनी जामा पहनाया गया और सहकारिता जो क्षेत्र काम करता है। ख़ासतौर से हमने पिछले दिनों भी प्रधानमंत्री मोदी को सहकारिता से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुना था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कृषि क्षेत्र को अगर हम मजबूत करना है, अगर हमें ग्रामीण समाज को मजबूत करना है और ख़ासतौर से जो 60 से 65% की जो आबादी है उसको आर्थिक संबल बनाना है, तो ऐसे में सहकारिता विभाग का मजबूत होना काफ़ी ज़रूरी है। और हमने देखा है तमाम भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, ख़ासतौर से किसानों से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं, वो सहकारिता विभाग के द्वारा ही इस समय क्रियान्वित की जा रही है। हमने अभी देखा था किसान उत्पादक संगठन जो एफपीओज़ के निर्माण किए गए, 10,000 से ज़्यादा एफपीओज़ के निर्माण का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है, ताकि जो पैक्स जो पहले से मौजूद हैं उन पे जो भार है किसानों को वित्तीय मदद देने का वो कम हो, साथ में किसान जो है उनकी उत्पादकता बढ़े, उनकी लागत कम हो और उनकी आय, जो प्रधानमंत्री का एक लक्ष्य था कि आय दुगनी हो, उसकी तरफ सरकार तेजी से बढ़े। तो ऐसे में सहकारिता जो मंत्रालय है उसका रोल काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसे में सहकारिता से जुड़े हुए जो खामियां थी प्रतिबिंब, उसे दूर करने के लिए ये संशोधन लाया गया था, ताकि उनके सहकारिता जो संगठन है उसके चुनाव सही तरीके से हो, महिलाओं का और वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व उसमें बढ़े, किसी प्रकार की कोई खामी है तो उसे दूर किया जाए। साथ में कुछ जो सहकारिता जो संगठन है वो अगर घाटे में चल रहे हैं तो उनके घाटे को किस तरह से उसकी पूर्ति जो फायदे में चल रहे सहकारिता संगठन है उनके द्वारा किया जाए। ये तो तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि सहकारिता देश में मजबूत हो, कोऑपरेटिव देश में मजबूत हो और किसान खुद अपना भाग्य लिखे। और जो किसानों के लिए, कृषि के लिए, ग्रामीण समाज के लिए जो जितनी नीतियां भारत सरकार द्वारा बन रही हैं, इस कानून के मजबूत होने के बाद उनका क्रियान्वयन सही से होगा और कहीं ना कहीं इसका जो हमें जो एक आर्थिक मजबूती है ग्रामीण समाज में, वो हमें देखने को मिलेगा। प्रतिबिंब जैव विविधता संशोधन विधेयक 2022 भी संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित विधेयक पर भी विचार किया जाना है। माना जा रहा है कि ये विधेयक इसलिए भी महत्वपूर्ण है जो हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है उसको मजबूती मिलेगी, उसको बल मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रतिबिंब हम देख रहे हैं जिस तरह से हमारी निर्भरता एलोपैथी पे हो गई है और हम जिस तरह से दवाइयों पर एंटीबायोटिक इन सब पे निर्भर हो गए हैं, ऐसे में हमें अपनी प्राचीन पद्धति जो थी, जो जीवन शैली थी, उसकी तरफ लौटना पड़ेगा। हमने पिछले दिनों भी देखा जब मोदी सरकार आई उसके बाद योग को जिस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली, यूएन से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मान्यता मिला और पूरा विश्व योग को मना रहा है। इसी तरह हमारी आयुर्वेद, होम्योपैथ, आयुष मंत्रालय का जो एक कामकाज है उसके तहत जो हमारी अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धति है, हमारी जो अपनी पद्धति चाहे जीवन शैली हो, उसको किस तरह से अपनाया जाए, उसका प्रचार प्रसार हो। क्योंकि हम बीमार होने की स्थिति में पहुंचते कैसे, अगर हमारी जीवन शैली, जीवन पद्धति अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं हम जो स्वस्थ रहेंगे। तो इस और ये जैव विविधता जो है कानून लाया जा रहा है, इस पर जो संशोधन लाया जा रहा है और हमने देखा संसदीय समिति के पास ये गया था, इसमें तमाम दलों के सांसदों के सुझाव भी इसमें आए हैं। इस पर हमने देखा कि संसदीय समिति ने सुझाव, जितने भी लोग इससे प्रभावित हैं उनसे सुझाव मांगे थे। विज्ञापनों के माध्यम से हमने देखा था, इंटरनेट के माध्यम से आम लोगों से भी सुझाव मांगे गए थे और उन लोगों ने भी इसमें सुझाव दिया। उन सुझाव को समाहित करके संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी और भारत सरकार ने इस कानून जो संशोधन विधेयक पे उसके ऊपर विचार भी किया है। तो इस पर एक अच्छी चर्चा हो, जिस तरह से कार्यसूची में शामिल है और उस पर जो विधेयक है उस पर भी चर्चा हो। साथ में जो दल के सांसद हैं जिन्होंने शायद जो संसदीय समिति के सदस्य नहीं होंगे और वो अपने विचार रखना चाहते होंगे, क्योंकि सांसद सीधा सीधा जनता से जुड़े हुए लोग हैं, वो आम जनता से बात करते हैं, तो उनके भी सुझाव इसमें चर्चा में आएंगे और चर्चा का जब जवाब दिया जाएगा तो उसमें शायद उसे समाहित करें। तो काफ़ी महत्वपूर्ण विधेयक आज ये दोनों हैं प्रतिबिंब। अगर इन पर आज सुचारू रूप से सदन चलता है तो इनकी एक अच्छी चर्चा हो सकती है और कहीं ना कहीं ये जन कल्याणकारी विधेयक है। जी, विस्तार से इन विधेयकों पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। राज्यसभा की बात कर लेते हैं। राज्यसभा में आज 2 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 5वां और 3रा संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा होनी है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा विधेयक को सदन में पेश करेंगे। अनुसूचित जनजातीय आदेश 3रा संशोधन विधेयक 2022 के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ निश्चित समुदायों को शामिल करने का उपबंध करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 1950 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव दिया जाएगा। साथ ही अनुसूचित जनजातियां आदेश 5वां संशोधन विधेयक 2022 के माध्यम से छत्तीसगढ़ के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ निश्चित समुदायों को शामिल करने का उपबंध करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 1950 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव भी दिया जाएगा। हमारे सहयोगी मोहम्मद फतेह टीपू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2 विधेयक महत्वपूर्ण हैं और अगर बात किया जाए अनुसूचित जनजातियां आदेश की, तो मुझे लगता है कि अगर सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले तो इन विधेयकों को पारित करने से शायद किसी को गुरेज नहीं होगा। टीपू जी प्रतिबिंब बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरीके से देश की अच्छी खासी आबादी, करीब 10 करोड़ से ज़्यादा आबादी जो जनजातीय आबादी है देश की, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो अब तक इस विधेयक और इस सूची में एसटी की जो लिस्ट है उसमें शामिल नहीं हो सके हैं। तो कहीं ना कहीं उनको एक एहसास कमतरी का शिकार हैं। तो उसको लेकर के इस संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से, उस प्रक्रिया के माध्यम से उनको इस लिस्ट में शामिल कराने की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। निश्चित तौर पे ये बड़ा कदम माना जाएगा, क्योंकि अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो वहां पर सिरमौर ज़िले का जो एक हाटी समुदाय है, वहां ट्रांसगिरी एरिया वहां पे एक आता है, हाटी समुदाय को इसमें शामिल किया गया है। वहीं पर छत्तीसगढ़ से भी कई जो जैसे कि जो किसान एक जनजाति है, उसका नाम है किसान, उसके अलावा और भी तमाम जनजातियां हैं, इनको लिस्ट में शामिल किया गया है। वो 3रा और 5वां संशोधन है क्रमशः। तो इसको निश्चित तौर पर शामिल किया जाएगा और इसमें एक बड़ी प्रक्रिया प्रतिबिंब होती है। सबसे पहले राज्य सरकार इसकी सिफारिश करती है, उसके बाद में जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री होती है इसकी समीक्षा करती है, उसका अनुमोदन होता है, फिर वो देश के महापंजीयक को जाता है, उसके बाद में वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इसको मंजूरी देता है, उसके बाद में फिर ये कैबिनेट में जाता है। तो इतने लंबे प्रोसेस के बाद में जब ये आता है तब ये कहीं जा करके इसकी प्रक्रिया पूरी हो पाती है। तो निश्चित तौर पे प्रतिबिंब उम्मीद की जा रही है कि ये जो दोनों महत्वपूर्ण विधेयक हैं वो आज अगर सब कुछ अच्छा रहता है तो वो देश की बड़ी जो पंचायत है, संसद की जो राज्यसभा है, जो बौद्धिक सदन भी कहा जाता है, इसमें निश्चित तौर पर इसको रखा जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि आज इस पर बेहतर चर्चा हो सकती है। जी प्रतिबिंब जी। और आपने जानकारी पहले भी उपलब्ध करवाई कि साकेत गोखले सांसद के रूप में आप आज शपथ लेने वाले हैं और हमारे सहयोगी सूरज भी बता रहे थे कि जो पहली बार के सांसद हैं और जब वो शपथ लेकर सदन के भीतर आते हैं तो बहुत सारी उनकी आकांक्षाएं जुड़ी होती हैं सदन की कार्रवाई से। लेकिन जब सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पाती, जैसा कि हमें गुरुवार को और शुक्रवार को देखने को मिला, तो क्या कुछ करने से वंचित रह जाते हैं पहली बार के सांसद? देखिए, निश्चित तौर पर प्रतिबिंब में एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि देश का जो संसदीय लोकतंत्र है और इसमें जो सबसे बड़ा जो ये पंचायत है, ये सरकार के साथ साथ विपक्ष से मिलकर के भी बना है। और संसद का मतलब ये होता है डिस्कशन, डायलॉग और डिबेट। और देश के कितने भी क्रिटिकल मुद्दे क्यों ना हो, वो डिस्कशन, डायलॉग और डिबेट के माध्यम से ही सुलझाए जाते हैं। सरकार ने अपना मंच खोला है, अपना फ्रंट पूरी तरीके से कह सकते हैं कि अपने जो इरादे हैं वो जाहिर किए हैं कि वो अब किसी भी तरह का मुद्दा हो, वो एक जो निश्चित नियमावली है, जो नियम है, कानून है, उनके तहत वो आए और उस पर विचार करे, चर्चा करे और खुले मन से चर्चा करे। तो देश की जो आम जन है, जो आवाम है, उनकी निगाहें होती है देश के संसद पे, खासकर जो पिछला बजट सत्र था, उसके बाद जो मानसून सत्र का जो आज 3रा दिन है, तो लोगों की निगाह होती है इस पर कि हमसे जुड़े जो मुद्दे हैं, मसले मसाइल हैं, किस तरीके से हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो देश की सबसे बड़ी पंचायत में रखते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण ये समय होता है। तो इसमें जो खासकर आपने पूछा, जो पहली बार देश की संसद में चुन करके आते हैं, उनको जिज्ञासा होती है कि हमें भी मौका मिलेगा, हमारा भी नंबर आएगा कि हम किस तरीके से अपने लोगों की बात
बात रखेंगे, अपने क्षेत्र की बात रखेंगे, अपने इलाके की बात रखेंगे, तो उनको अपने समय, अपने कह सकते हैं कि टर्न का इंतज़ार होता है। तो जाहिर तौर पर वो उम्मीद कर रहे होते हैं कि हमें एक बेहतर मौका मिलेगा, उसके बाद में हम लोगों की बात रखेंगे। तो कहीं ना कहीं उनको इससे निराशा होती है। लेकिन फिलहाल आज की अगर मैं बात करूं तो ये उम्मीद की जा सकती है कि संसद का जो सत्र का आज जो मानसून सत्र का जो तीसरा दिन है, निश्चित तौर पर वो चलना चाहिए। जी। और अगर बात करें महत्वपूर्ण जो है बातें सदन के भीतर रखने की, तो एक अवसर देता है प्रश्नकाल। और प्रश्नकाल की बात करें तो लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान संस्कृति, शिक्षा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, वित्त, श्रम और रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता और जनजातीय कार्य मंत्रालय से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। सांसद सुब्रत पाठक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से लंबित परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। इंजीनियर गुमान सिंह दामोर जनजातीय कार्य मंत्रालय से जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और रीति रिवाजों के संरक्षण से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सुधीर गुप्ता वित्त मंत्रालय से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के वित्तीय निष्पादन से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। डॉक्टर निशिकांत दुबे कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से महिलाओं के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। डॉक्टर उमेश जी जाधव वित्त मंत्रालय से आयकर विवरणियों से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद जगदम्बिका पाल संस्कृति मंत्रालय से सांस्कृतिक संस्थाओं को बढ़ावा देने हेतु कार्यक्रम से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। इसके अतिरिक्त सांसद राकेश सिंह विदेश मंत्रालय से विदेशी संस्थागत निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल पूछने वाले हैं। सांसद कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी शिक्षा मंत्रालय से महिलाओं में डिजिटल साक्षरता से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद डॉक्टर डी रवि कुमार शिक्षा मंत्रालय से AISHE संबंधी रिपोर्ट जारी करने में विलंब से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। कविता मलोत वित्त मंत्रालय से राज्यों द्वारा अतिरिक्त उधार दिए जाने से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगी। सांसद पशुपति नाथ सिंह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से कोयला खनन के कारण प्रदूषण से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद जयदेव गल्ला शिक्षा मंत्रालय से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संकाय से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जनजातीय कार्य मंत्रालय से जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद नुसरत जहां श्रम और रोजगार मंत्रालय से बेरोजगारी की वर्तमान दर से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद नामा नागेश्वर राव वित्त मंत्रालय से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का बकाया ऋण से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद पी वेलुस्वामी वित्त मंत्रालय से राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी यानी कि NRC से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद S रामलिंगम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरणीय जागरूकता हेतु विशेष पैकेज से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद नायब सिंह सैनी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से एयर प्यूरिफायर्स की प्रभावकारिता से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद भागीरथ चौधरी वित्त मंत्रालय से बैंकों द्वारा प्रभारित शुल्क से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद गणेश सिंह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से जैव विविधता पार्कों की स्थापना से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सूरज 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो माननीय सांसदों के द्वारा पूछे जाने हैं, लेकिन सवाल यही कि क्या प्रश्नकाल चलेगा और प्रश्नकाल जब चलेगा तो कितने महत्व के हैं ये सारे सवाल। प्रतिबिंब हमें सकारात्मक नोट पे ही बात करनी चाहिए। और जिस तरह से हमने देखा था कि जो बातचीत के संवाद के सारे रास्ते खुले हुए हैं और इस सप्ताहांत में भी सरकार द्वारा काफ़ी प्रयास विपक्ष के साथ किए जा रहे हैं। कई नियमावली पर जो चर्चाएं हैं उसको लेकर बात चल रही हैं। तो ऐसे हम उम्मीद करें कि शायद आज एक आम राय बने। और जिस तरह से आपने पूरी तरह विस्तृत तरीके से बताए हैं, जो 20 तारांकित सवाल आज मौखिक तौर पर लोकसभा में पूछे जाने हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं। हमने देखा शिक्षा मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय से जुड़े हुए ये सवाल हैं।
और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि सीधा सीधा आम लोगों से जुड़े हुए हैं। और प्रतिबिंब ये सवाल जो आपने बताया इनका मूल विषय, ये इन सवालों के जवाब तो मंत्रालय द्वारा दिए गए हैं और जैसे ही प्रश्नकाल की शुरुआत होगी इन सवालों के जवाब सदन के पटल पर रख दिए जाएंगे। उसके बाद जो महत्वपूर्ण कड़ी शुरू होती है वो इन सवालों के जवाब के आधार पर जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस सांसद पूछते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। मान लीजिए पहला ही सवाल है कि पर्यावरणीय ये मंजूरी जो है पेंडिंग प्रोजेक्ट को लेकर है। अब हमने ये चर्चा काफ़ी पुरानी तौर पे देखा है, आपको याद होगा यूपीए के सरकार के दौरान जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस था वो बहुत बड़ा मुद्दा हो गया था और औद्योगिक विकास देश का कहीं ना कहीं रुक गया था और उस समय कहा जाने लगा था कि पॉलिसी पैरालाइसिस हो गया है, मंत्रालयों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा है, कोयले मंत्रालय अलग बात कर रहा है, पर्यावरण मंत्रालय अलग बात कर रहा है और एक नीतिगत निर्णय नहीं लिया जा सका है। लेकिन जब से ये सरकार बनी है हमने देखा है कि सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है और जो कामकाज में सुगमता के मामले में पूरे विश्व में भारत की जो रैंकिंग है उसमें काफ़ी अभूतपूर्व सुधार हुआ है। तो उसका एक कारण यही बताया गया है कि जो अब जो अनुमतियां हैं वो औद्योगिक विकास के लिए उसमें खासतौर से जो पर्यावरणीय जो वो है। और सबसे बड़ी बात सूरज की पर्यावरण की अगर बात की जाए तो वैश्विक पटल पर भी प्रधानमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं और उनके प्रयास फलीभूत भी हो रहे हैं। और हमने देखा कि प्रधानमंत्री की एक मांग थी, जो बड़े और पैसे वाले और देश हैं, विकसित देश हैं, उनसे मांग की गई थी कि पर्यावरण की रक्षा के लिए लड़ने के लिए गरीब देशों को सहायता और सहयोग की आवश्यकता है और उसके लिए अब कुछ अमीर देश तैयार भी हो गए हैं। सूरज हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, आप प्रश्नकाल के बारे में बताया, सदन के भीतर क्या कुछ आज संभावना होने वाली है, कार्यसूची के बारे में भी जिक्र किया, बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यसभा की बात कर लेते हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान नागर विमानन, कोयला, आवासन और शहरी कार्य, जल शक्ति, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे। सांसद पी विल्सन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से तमिलनाडु के नागपट्टिनम में कच्चे तेल के रिसाव से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह कोयला मंत्रालय से कोयला खनन के कारण भू रक्षण से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास नागर विमानन मंत्रालय से कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन से जुड़ा हुआ सवाल पूछने वाले हैं। सांसद नीरज शेखर जल शक्ति मंत्रालय से नल से जल आपूर्ति हेतु कनेक्शन से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद संजय राउत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से देश में एलपीजी की कीमतों को प्रभावित करने के कारकों से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद कांता करदम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से महिला उद्यमियों द्वारा संचालित एमएसएमई से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण जल शक्ति मंत्रालय से तेलंगाना राज्य में जल संसाधनों में सुधार करने से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद सुलता देव आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से अपशिष्ट प्रसंस्करण दर और कचरे की प्रसंस्करण प्रक्रिया में सुधार से संबंधित प्रश्न पूछेंगी। सांसद निरंजन बिशी जल शक्ति मंत्रालय से जल सघन फसलों की खेती में पानी की खपत से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। सांसद डॉक्टर वी शिवदासन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से पेट्रोल और डीजल की कीमतों से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद जेबी माथेर भीषम जल शक्ति मंत्रालय से बांध सुरक्षा से संबंधित निकायों के गठन की संवैधानिकता से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगी। सांसद संतोष कुमार पी नागर विमानन मंत्रालय से हवाई किरायों में बढ़ोतरी से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद ममता मोहंता नागर विमानन मंत्रालय से डीजी यात्रा से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगी। सांसद कार्तिकेय शर्मा नागर विमानन मंत्रालय से गुरुग्राम में हेलीपोर्ट से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद दीपक प्रकाश नागर विमानन मंत्रालय से निर्माणाधीन विमानपत्तनों की वर्तमान स्थिति से जुड़ा हुआ सवाल पूछेंगे। मोहम्मद फातेह टीपू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टीपू, हमने मोटे तौर पर बता दिया है 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए हैं। क्या कुछ लगता है सदन के भीतर इन प्रश्नों को लेकर क्या कुछ हो सकता है? देखिए, सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का जिक्र किया प्रतिबिंब आपने। ये सारे जनहित से जुड़े प्रश्न हैं, विकास से जुड़े प्रश्न हैं, कैसे देश के आम आदमी तक इनका फ़ायदा पहुँचे उससे जुड़े प्रश्न हैं। ख़ास तौर पर
जो जॉन बिटास हैं उनका जिक्र मैं करना चाहूँगा। जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय से जुड़ा प्रश्न है उसमें उन्होंने ये पूछना चाहा है कि किस तरीके से कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो अभी स्टेटस है वो क्या है, और सरकार खासकर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेकर के उस पर्टिकुलर एयरपोर्ट पर क्या कर रही है और किस तरीके से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की दिशा में वो कदम बढ़ा रही है। क्योंकि आप देखिए कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, कनेक्टिविटी को लेकर के काफ़ी प्रयासरत है, काफ़ी सक्रिय है, उसकी पहल लगातार जारी है। हाल ही में जिस तरीके से नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कानपुर में जो एयरपोर्ट है वो अपनी साज सज्जा को लेकर के वो अभी सुर्खियों में था, किस तरीके से उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर रुचि लेते हुए कानपुर पहुंचे और वहां की डिज़ाइनिंग उन्होंने खुद बदलवाई। देखने से वहां पर लगता है कि ये एयरपोर्ट नहीं बल्कि महल है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो पहल है कि वो आम आदमी जब एयरपोर्ट पे पहुंचे और जो मुसाफिर है जो हवाई जहाज़ का सफ़र करना चाहता है वो वहाँ पर पहुंचे तो है कि उसको फील गुड उसको होना चाहिए, एक अच्छा महसूस होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक ये बेहतर प्रयास है। तो उम्मीद की जा रही है कि जितने भी प्रश्न हैं वो उनका जिक्र इस बार अभी जो आज का जो दिन है राज्यसभा का उसमें पूछे जाएंगे। जी प्रतिबिंब जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सारी बातों का जिक्र करने के लिए और सदन की कार्रवाई में क्या कुछ खास आज रहने वाला है उसकी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए। संसद में आज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।